कई राज्यों के अंदर 2-2, 3-3 बेंच खुली है। उसके तहत हम प्रयास करेंगे कि हाईकोर्ट बेंच आए। जो हाईकोर्ट बेंच के आंदोलन को उग्र किया, तेज किया, उसको हम जारी रखेंगे और आगे बढ़ाएंगे। क्या वो चीज है जो 44 वर्षों का ये संघर्ष परिणाम नहीं पा रहा है? हमारा जो ये आंदोलन है, मुझे ऐसा लगता है कि ये राजनीति का शिकार हुआ है। सभी राजनीतिक पार्टियों के इलेक्शन एजेंडे के अंदर हाईकोर्ट बेंच का मुद्दा है, परंतु सत्ता में आते ही वो लोग भूल जाते हैं। कम से कम 1 से 5 वर्ष के अधिवक्ता को प्रति माह 5,000 रुपए स्टाइपेंड वजीफा मिले। क्या पुरुष अधिवक्ता और महिला अधिवक्ताओं में कहीं ना कहीं कोई फर्क नजर आता है? मेरा प्रयास रहेगा कि वर्तमान में नए अधिवक्ताओं के लिए, सीनियर अधिवक्ताओं के लिए काम किया जाए। पुलिस थानों में अगर कभी वकील आते हैं तो डोमिनेट करने की कोशिश कहीं ना कहीं होती है, और ये पर्सनली मैंने खुद भी देखा है। एक पत्रकार होने के नाते अगर वहाँ पर मेरे साथ ये चीज हो सकती थी, साफ तौर पर धमकी दे दी जाती है कि आना कोर्टों में ही होगा। नहीं, ऐसा मेरे संज्ञान में तो नहीं आया है कि किसी अधिवक्ता ने किसी थाने पे जाके कहा हो कि इसको अंदर बिठा दो। एक पुलिसकर्मी निष्पक्ष रूप से अगर कार्य करेगा तो इस तरह से कोई घटना नहीं हो सकती। अधिवक्ता कोई जा करके एक तरीके से खुद अगर फैसला सुनाने की कोशिश करे, जो कि मेरे सामने हुआ, मैं बिल्कुल वो चीज कह रही हूँ कि आप इनको अंदर बिठा दीजिए, आना कोर्टों में ही होगा। नहीं तो हमारे एडवोकेट ऐसे नहीं है, उदयपुर के एडवोकेट, की कहीं जाकर कि इस तरह की बदतमीजी या वसूली की करें। बहुत संजीदा हमारे न्यायालय परिसर में अधिवक्ता है। नमस्कार, मैं हूं जयश्री नागदा और आप देख रहे हैं बेबाक उदयपुर। दोस्तों, जैसा कि आप जानते ही हैं कि उदयपुर बार एसोसिएशन के हाल ही के चुनाव हुए हैं और अभी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं बार एसोसिएशन के अध्यक्ष जितेंद्र जैन की। इनसे हम बात करेंगे और जानेंगे कि क्या वो मुद्दे हैं जो सारे वकीलों की बेहतरी के लिए इस बार आप अपनाने वाले हैं, किन चीजों को आप पूरा करेंगे, क्या वो चीजें हैं जो सालों से चली आ रही है और अब आपसे सारी जो एडवोकेट फ्रेटर्निटी है वो उम्मीद रख रही है, कितनों के लिए क्या आपके पास ठोस प्लान है। सारे मुद्दों पर बात होगी, बहुत खुल करके अंत तक पूरा वीडियो देखिएगा। सर नमस्ते, बहुत बहुत स्वागत है आपका बेबाक उदयपुर में। आपको धन्यवाद, आपने मुझे इस चैनल के माध्यम से अपने विचार व्यक्त करने का मौका दिया है। सर्वप्रथम मैं अपने बार एसोसिएशन के समस्त साथीगणों का धन्यवाद ज्ञापित करता हूं, जिन्होंने मुझे अत्यधिक मात्रा में मत देकर एक ऐतिहासिक जीत दर्ज कराई है। मैं वर्ष भर अध्यक्ष के रूप में नहीं, एक सेवक के रूप में अपने बार एसोसिएशन की सेवा करना चाहता हूं। और हमारे यहाँ जो प्रमुख मुद्दे हैं, सर्वप्रथम हाईकोर्ट बेंच का है, जो विगत 44 वर्षों से एक आंदोलन चल रहा है। हमारा प्रयास रहेगा सीनियर और युवा अधिवक्ताओं को साथ में लेकर संभाग स्तर पर जो हमारी संघर्ष समिति है, उसमें सभी बार एसोसिएशन के अध्यक्ष, वहाँ के एमएलए और सांसद को लेकर एक नई कमेटी बनाकर हम अपनी बात आगे तक पहुंचाएंगे। और केंद्र सरकार का जो ध्येय है डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ जस्टिस, कई राज्यों के अंदर 2-2, 3-3 बेंच खुली है। उसके तहत हम प्रयास करेंगे कि हाईकोर्ट बेंच आए। अगर हाईकोर्ट बेंच नहीं आए तो एक बार वर्चुअल बेंच आए या सर्किट बेंच आए, इसके लिए भी हम प्रयास तेज करेंगे। इसके लिए नई रणनीति अपनाएंगे और संघर्ष को तेज करेंगे। हमारी वर्तमान कार्यकारिणी जिसके अध्यक्ष चंद्रभान सिंह जी शेखावत है और महासचिव बजरंग महावीर जी है, इनके द्वारा इस वर्ष जो हाईकोर्ट बेंच के आंदोलन को उग्र किया, तेज किया, उसको हम जारी रखेंगे और आगे बढ़ाएंगे। सर बीच में रुकूंगी, हाईकोर्ट बेंच की बात करें, 44 साल का संघर्ष आप बता रहे, तो कई युवा से वरिष्ठ ऑलरेडी वो एडवोकेट्स हो चुके हैं इस हाईकोर्ट बेंच की मांग को लेकर के। क्या ऐसी अड़चन है जो सुलझ नहीं पा रही है, जिसकी वजह से हाईकोर्ट बेंच नहीं आ पा रही है? मैं चाहूंगी बहुत खुल करके आप बात करें। क्या वो चीज है जो 44 वर्षों का ये संघर्ष परिणाम नहीं पा रहा है, और क्यों आपको लगता है कि अब आप कुछ ऐसे एफर्ट्स आप डालेंगे जिनसे इसको पाना आसान हो जाए? हमारा जो ये आंदोलन है, मुझे ऐसा लगता है कि ये राजनीति का शिकार हुआ है। जब कांग्रेस की सरकार आई, तब बीजेपी के जो राजनीतिज्ञ हैं, उनके द्वारा इस आंदोलन में भाग लिया गया। और जब बीजेपी की सरकार आई, तब कांग्रेस के राजनीतिज्ञों ने संघर्ष में भाग लिया हमारे साथ। परंतु जहां तक जयपुर जाकर या दिल्ली जाकर जो हमारी बात रखनी चाहिए, उसमें कहीं न कहीं हमारे जनप्रतिनिधियों की कमी है। उसको हम चाहेंगे कि दूर करें और इस बार आर पार की लड़ाई होगी। और हम अपने जनप्रतिनिधि को कहेंगे कि सभी राजनीतिक पार्टियों के इलेक्शन एजेंडे के अंदर हाईकोर्ट बेंच का मुद्दा है, परंतु सत्ता में आते ही वो लोग भूल जाते हैं। तो उनके एजेंडों को याद दिलाया जाएगा। अगर वो उनके एजेंडे पर काम नहीं करते हैं तो उनके खिलाफ हम उग्र प्रदर्शन करेंगे, आंदोलन करेंगे और ऐसा आयोजन करेंगे कि उनका जो जनता के साथ जो छलाव है वो बंद हो जाएगा। हर महीने की 7 तारीख
एडवोकेट्स जो हैं काली पट्टी बांध के विरोध में या धरना देते हैं, पेन डाउन हड़ताल आप कह लीजिए, वो लगातार जारी है, लेकिन क्या उससे कोई परिणाम आ पा रहे हैं अभी तक? क्योंकि इससे अगर नहीं आ रहे तो फिर उससे 2 कदम आगे चल के आपकी क्या रणनीति आगे आपको लगती है कि आप अपनाएंगे? 7 तारीख का जो आंदोलन है हमारी वर्तमान और पूर्व कार्यकारिणी द्वारा सफलतापूर्वक किया जा रहा है। हमारे यहाँ से सभी प्रतिनिधियों को राजस्थान हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट तक और राज्यपाल महोदय को हम प्रति 7 तारीख को ज्ञापन देते हैं। और हमारी जो संघर्ष समिति है, मैंने पहले भी कहा है कि हमारी संघर्ष समिति को एक नई रणनीति के तहत हम गठित करके इस आंदोलन को करेंगे और मुझे आशा है कि सफलता निश्चित रूप से मिलेगी। कोर्ट परिसर के बहुत सारे मुद्दे हैं, एडवोकेट्स जो हैं उन्होंने आपको अध्यक्ष चुना है और बहुत सारी उम्मीदें हैं जो अब वो आपसे लगा रहे हैं। पार्किंग की समस्या हो गई और भी बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं, सफाई, कैंटीन, महिला शौचालय, चैम्बर को लेकर के। क्योंकि अब जो नहीं भी समझता है, चलिए बहुत ज्यादा अगर नहीं समझ आती तो जॉली एलएलबी जैसी फिल्में देखकर भी ये समझ आता है कि एक वकील के लिए चैम्बर मतलब एक सपना है या प्रेस्टीज का पॉइंट है, ये भी समझ लीजिए। इसके ऊपर कितना काम करेंगे आप? बिल्कुल, 2023 में हमारे यहाँ पर 64 चैम्बर की निर्माण स्वीकृति जारी हुई है और उस संबंध में प्रोसेस जारी हो चुका है, चालू हो चुका है। वह पिछले 24 और 25 के अंदर पूरा नहीं हुआ है। मेरा सर्वप्रथम प्रयास रहेगा कि चैम्बर निर्माण की जो 64 चैम्बर की स्वीकृति जारी हो चुकी है उसको मूर्त रूप से शीघ्र प्रारंभ करेंगे। इसके अलावा न्यायालय परिसर में हमारे कम से कम 500 से 700 अधिवक्ता जो खुले में गर्मी बारिश में जो विधि व्यवसाय कर रहे हैं, जिनको एक शेड तक भी नहीं है, तो जहाँ खाली स्थान होगा वहाँ पे शेड लगा के हम अधिवक्ताओं को व्यवस्थित रूप से बिठाकर उनका व्यवसाय सुचारू रूप से चालू हो और अच्छे से कर सके, इसके लिए प्रयास करेंगे। नव आगंतुक जो इस व्यवसाय में आना चाहते हैं, नए लोग, उनके स्टाइपेंड की एक योजना की बात कही गई थी, उसके बारे में क्या? बिल्कुल सही कहा, मैंने ये बात पहले भी कही है और अभी भी। हमारे यहाँ पे पिछले 3-4 वर्षों से करीब 600 से 700 नए अधिवक्ता न्यायालय परिसर में आए हैं और आज उनके लिए एक बेसिक जो नीड होती है उसके खर्चे के लिए एक आवश्यकता होती है। मेरा प्रयास रहेगा बार काउंसिल ऑफ राजस्थान और राज्य सरकार से उनको स्टाइपेंड दिलाया जाना। कम से कम 1 से 5 वर्ष के अधिवक्ता को प्रति माह 5,000 रुपए स्टाइपेंड वजीफा मिले, ऐसा मेरा प्रयास रहेगा ताकि वो अपना एक बेसिक नीड जो खर्चा है, कोर्ट आने जाने का, पेट्रोल का खर्चा, वो पूरा कर सके। और जहाँ तक नए अधिवक्ता जो आए हैं, अभी AIB के जो एग्जामिनेशन होते हैं उसके बाद उनको आगे व्यवसाय के लिए जरूरी हो गया है। तो जो सेंटर है AIB का वर्तमान में जयपुर और जोधपुर ही दे रखा है और हमारा मेवाड़ संभाग इतना बड़ा संभाग है कि यहाँ से अत्यधिक मात्रा में छात्रों को बाहर जाके एग्जाम देना पड़ता है। मेरा प्रयास रहेगा कि बार काउंसिल ऑफ इंडिया से वो जो एग्जाम देने का है उसका सेंटर उदयपुर लाए ताकि इन सब बच्चों को राहत मिल सके। अभी जो चुनाव हुए, महिला प्रत्याशी 3 जो हैं उन्हें हार का सामना करना पड़ा। महिला अधिवक्ताओं के मुद्दे किस तरह से मुखर होंगे, कैसे उनके जो मुद्दे हैं उन पर आवाज मुखर की जाएगी, कैसे माना जाए? क्योंकि इसको ऐसे भी देखा जा रहा है कि महिला अधिवक्ताओं को नहीं चुनकर आना अपने आप में ये भी एक कहीं ना कहीं एक, क्या पुरुष अधिवक्ता और महिला अधिवक्ताओं में कहीं ना कहीं कोई फर्क नजर आता है? नहीं, किसी प्रकार का फर्क नहीं है। हमारी सभी जो साथी बहन अधिवक्ता जो न्यायालय परिसर में काम कर रहे हैं बहुत अच्छे वातावरण में काम कर रहे हैं। जहाँ तक महिलाओं की जो एक कॉमन समस्या है कि यहाँ पर वुमेन कॉमन हॉल जो पहले जो बना हुआ काफी छोटा है और अभी हमारे पिछले 5-10 सालों में महिला अधिवक्ताओं की संख्या बढ़ी है। ऐसे में महिला कॉमन रूम हॉल जो है उसको बनाने का प्रयास किया जाएगा। हमारे यहाँ एक जो AER लाइब्रेरी है उसके पास में एक बड़ी छत है। मेरा प्रयास रहेगा कि वहाँ पे महिला कॉमन रूम एक बनाया जाए ताकि उनके बैठने की व्यवस्था और उनके बेसिक नीड की जरूरत है वहाँ पूरी हो सके। इस कार्यकाल में कर देंगे? मैं पूरी कोशिश करूंगा और मुझे विश्वास है कि वो होगा। आप के पिताजी भी अध्यक्ष रहे थे, ये अपने आप में एक हिस्ट्री है जो रिपीट हुई है, मतलब कि पिताजी भी अध्यक्ष रहे हैं और अब इतने सालों बाद आप उसी कुर्सी पर फिर से आप आए हैं। किस तरह की चुनौतियां तब से लेकर आज तक आप फेस कर रहे हैं? मतलब लग रहा है कि अब ये चीज हुई है, तब नहीं थी, या फिर वो तब से लेके अब तक है, कुछ ऐसी चीजें हैं कॉमन में? मेरे पिताजी रोशन लाल जी जैन 1997 में बार एसोसिएशन के प्रेसिडेंट रहे हैं। उनके कार्यकाल में हमारे यहाँ 40 चैम्बरों का निर्माण हुआ है। उसके बाद हमारे पूर्व अध्यक्ष रतन सिंह जी राव, शंभू सिंह जी राठौड़ साहब और हीरालाल जी कटारिया के समय हमारी एक मैत्री चैम्बर योजना है जिसको मूर्त रूप 2008 में हुआ। तत्कालीन मुख्यमंत्री वसुंधरा जी राजे ने उसके उद्घाटन में पधारी थी और 2008 में मुझे इस बार ने महासचिव बनने का मौका दिया था मैंने, और उस समय बहुत ही अच्छे काम हुए थे। हमारे अध्यक्ष शंभू सिंह जी राठौड़ थे। मेरा प्रयास रहेगा कि वर्तमान में
नए अधिवक्ताओं के लिए, सीनियर अधिवक्ताओं के लिए काम किया जाए, ताकि जो कोर्ट प्रीमाइसेस है उसके अंदर एक ऐसा वातावरण मिले जहाँ पे पक्षकारों को न्याय के लिए जो अधिवक्ता काम कर रहे हैं वह भी अच्छे से अपना विधि व्यवसाय कर सके और जनता को सस्ता सुलभ न्याय दिला सके। सर, एक मुद्दा है जिसको मैं एग्जाम्पल के तौर पर भी देना चाहूंगी, और कुछ ऐसी चीजें हमको जनता से बार बार फीडबैक भी मिलता है। कई बार देखा यह जाता है कि पुलिस थानों में अगर कभी कोई ऐसा कुछ होता है और वहां पर अगर कभी वकील आते हैं तो डोमिनेट करने की कोशिश कहीं ना कहीं होती है, ऐसा देखा जाता है। और ये पर्सनली मैंने खुद भी देखा है। एक पत्रकार होने के नाते अगर वहां पर मेरे साथ ये चीज हो सकती थी कि साफ तौर पर धमकी दे दी जाती है कि आना कोर्टों में ही होगा, बाद में यहाँ आने से कुछ नहीं होगा, तो इस तरह के रवैये को आप किस तरह से जस्टिफाई करते हैं? पिछले कुछ समय में थानों के ऊपर अधिवक्ताओं के साथ और पक्षकारों के साथ दुर्व्यवहार की घटनाएं बढ़ी है। ऐसे में हमारे जो एडवोकेट है, एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट जो अभी पेंडिंग है, पिछले 5-7 वर्षों से वो पास नहीं हुआ है। उसके लिए हमने पूर्व में भी उग्र आंदोलन किए हैं। हमारा प्रयास रहेगा कि हम अपनी बात आगे तक पहुंचाकर पूरे राजस्थान में ऐसा वातावरण तैयार करें, सभी अधिवक्ता बार एसोसिएशन, ताकि एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट लागू हो। क्योंकि एक अधिवक्ता के साथ कभी भी कोई भी घटना हो सकती है, क्योंकि न्यायालय में जब वो किसी पक्षकार की पैरवी कर रहा होता है तो विरोधी पक्षकार कई बार जाति उनसे दुश्मनी ले लेते हैं, उनके साथ कई बार घटनाएं हो चुकी, यहाँ तक कि हत्याएं तक हुई है। तो ऐसे में हमारा प्रयास रहेगा कि एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट को लागू किया जाए। नहीं, मेरा सवाल थोड़ा सा अलग था। मेरा सवाल ये था, आपने जो जवाब दिया वो ये था कि जिस तरीके से अभी जोधपुर वाली घटना और अपन ने देखा कि किस तरीके से वकीलों के साथ में पुलिस कर्मियों का जो व्यवहार रहता है वो काफी पीड़ादायक था, और उसके ऊपर आपका ये जवाब बिल्कुल सही था। मेरा सवाल थोड़ा सा अलग ये था कि अगर अधिवक्ता कोई जा करके एक तरीके से खुद अगर फैसला सुनाने की कोशिश करे, जो कि मेरे सामने हुआ, मैं बिल्कुल वो चीज कह रही हूँ कि आप इनको अंदर बिठा दीजिए, आना कोर्टों में ही होगा, नहीं तो ये जो चीजें हैं, इस तरह का व्यवहार को कैसे जस्टिफाई किया जा सकता है? नहीं, ऐसा मेरे संज्ञान में तो नहीं आया है कि किसी अधिवक्ता ने किसी थाने पे जाके कहा हो कि इसको अंदर बिठा दो। ये एक पुलिसकर्मी निष्पक्ष रूप से अगर कार्य करेगा तो इस तरह से कोई घटना नहीं हो सकती है। और एडवोकेट को, हमारे एडवोकेट ऐसे नहीं है, उदयपुर के एडवोकेट की कहीं जाकर कि इस तरह की बदतमीजी या बदसलूकी करे। बहुत संजीदा हमारे न्यायालय परिसर में अधिवक्ता है और बहुत अच्छा काम करता है। और अगर आपके संज्ञान में इस तरह की कोई घटना आती है तो किस तरह की कार्यवाही आपके द्वारा उनके ऊपर की जाती है? नहीं, अभी तक तो मेरे संज्ञान में नहीं आया है, लेकिन हमारे कोई एडवोकेट के संबंध में किसी भी प्रकार के मिसकंडक्ट की अगर कोई बात होती है तो हमारा बार काउंसिल ऑफ राजस्थान में डिसिप्लिनरी कमेटी बनी हुई है। वहाँ पे जो पीड़ित पक्षकार है वो शिकायत करे और वहाँ पे सुनवाई होती है और उसके खिलाफ एडवोकेट के खिलाफ एक्शन लिया जाता है। हाँ, एक सर प्रैक्टिस पिछले कुछ समय से ये भी देखी जाती है कि जब कोई अपराधी या जैसे जो भी सुनवाई के लिए लेकर के आते हैं, बयानों के लिए और कोर्ट हियरिंग्स के लिए जब अपराधियों को लाया जाता है, गंभीर प्रकृति के वो लोग होते हैं, उनके ऊपर भी हमले जो है वो कोर्ट परिसर में अधिवक्ताओं को आक्रोशित होकर के कई बार इस तरह का देखा जाता है। इस पर क्या कहेंगे? क्या ये प्रैक्टिस सही है? क्या इससे ठीक एग्जाम्पल जाता है बाहर, या क्या ये इस तरह का व्यवहार सही है? ऐसी घटनाएं कुछ हुई है, और लेकिन हमारे उदयपुर में इस प्रकार की पिछले कई सालों से किसी प्रकार की कोई घटना नहीं हुई है। उदयपुर से बाहर भी ओवरऑल नहीं, ऐसी घटनाएं सर एक्चुअली क्या, अधिवक्ता भी इस समाज का हिस्सा है, और जिस समाज के अंदर अगर किसी प्रकार का कोई आक्रोश होता है तो मोह के अंदर ऐसी कोई घटना होती है, लेकिन कोई एडवोकेट के द्वारा इस तरह का नहीं होता है। एक मोह के कारण या एक समाज के एक आक्रोश के कारण कुछ घटनाएं हुई है और होता है, ये समाज का ही हिस्सा है अधिवक्ता भी, तो ठीक है। आगे जो पूरा अब आपका कार्यकाल रहने वाला है, मेन फोकस क्या रहने वाला है, और किस तरह की आप बिल्कुल गारंटी दे सकते हैं कि ये चीज तो मैं करके ही जाऊंगा? अधिवक्ता हित सर्वोपरि रहेगा, और मैं, मेरी कार्यकारिणी और हमारे जो सीनियर एडवोकेट है और युवा साथियों को लेकर जो हमारे एजेंडे हैं, जो प्रमुख समस्याएं हैं न्यायालय परिसर में, चाहे फूड कोर्ट हो, पार्किंग हो, या अपने चैम्बर निर्माण की हो, हाईकोर्ट बेंच की हो, एआईबी के सेंटर को लेकर हो, इस संबंध में मैं वर्ष भर प्रयास करूंगा और मुझे आशा है कि सफलता मिलेगी। एक मिनट, हाँ, एक जो नए लोग जो कि लॉ कर रहे हैं वो सेमिनार्स और उनके इसमें जो आना चाहते हैं उनके लिए कोई मैसेज, हाँ, कि क्या क्यों सोच के वो आना चाहिए या क्या करना चाहिए युवाओं के लिए? बढ़िया। मैं युवा अधिवक्ताओं को आपके चैनल के माध्यम से ये संदेश देना चाहता हूं कि अगर वो विधि व्यवसाय में आते हैं तो मेरा प्रयास रहेगा कि वर्ष भर न्यायालय परिसर में
एक ऐसा वातावरण तैयार किया जाएगा, नए विधि विशेषज्ञों को बुलाकर अलग अलग सब्जेक्ट पर सेमिनार्स कराए जाएंगे, उनके विधि के ज्ञान को बढ़ाया जाएगा ताकि वह अपना विधि व्यवसाय कर सकें और यहाँ पे टिक कर। कई बार क्या होता है कि बच्चे आते हैं 1-2 साल बाद, जब उनको इनकम नहीं होती है तो वो चले जाते हैं। तो हमारा प्रयास रहेगा कि अच्छे सेमिनार कराए जाएं। आरजेएस के लिए कोचिंग के भी हम मुफ्त कोचिंग कराएंगे ताकि हमारे यहाँ से अच्छे बच्चे निकले। एपीपी का एग्जाम हो, आरजेएस का हो, कई प्रतियोगी जेएलओ हो, कई प्रतियोगी परीक्षा में वो आगे सफलता प्राप्त करें। इस संबंध में भी मेरा पूरा प्रयास रहेगा कि हमारा विधि व्यवसाय किस तरह से सुरक्षित और संरक्षित रहे और रोजगार के अत्यधिक यहाँ पे आ सके। इसके लिए डीआरटी है, रैट है, रेवेन्यू बोर्ड की मांग बेंच है, जो यहाँ पे अगर रेगुलर रहती है तो हमारा बिजनेस जो व्यवसाय है बढ़ेगा। एआईबी एग्जाम्स को लेकर के भी आपकी एआईबी एग्जाम के लिए 2 सेंटर है और यहाँ से करीब 400-500 बच्चे बाहर जाते हैं। हर 6 महीने में एग्जाम होता है, उनके साथ उनके पेरेंट्स जाते हैं, खर्चे बढ़ते हैं। तो जबकि उदयपुर में भी इतनी सुविधाएं हैं कि यहाँ सेंटर हो सकता है, इतनी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट है कि आराम से यहाँ पे एग्जाम हो सकता है। मेरा प्रयास रहेगा कि उन बच्चों के लिए हम यहाँ पे एआईबी का सेंटर लाए। और सेकंड चीज, जो नए एडवोकेट्स जो अभी आ रहे हैं, हमारे यहाँ जो सदस्यता शुल्क लिया जा रहा है उसमें मैं कमी करके उनको राहत प्रदान करने की कोशिश करेंगे। तो ये थे हमारे साथ बार एसोसिएशन के अध्यक्ष जितेंद्र जैन जी, जिनसे हमने बहुत सारे मुद्दों पर बात की। फिर पत्रकार याद आ रहा है, अधिवक्ता हितों के बारे में हमने कई सारी बातें की, कई सारे मुद्दों पर चर्चा की। हाईकोर्ट बेंच जो है वो उसको प्राथमिकता हर बार हर अध्यक्ष के लिए मिलती आई है, उसके लिए काफी सारे प्रयास होंगे। चैम्बर्स के लिए काफी सारे प्रयास होंगे। एआईबी का सेंटर यहाँ लाने की कोशिश होगी। पार्किंग, कैंटीन, सफाई, शेड, काफी सारे मुद्दों पर हमने बात की है। और अब ये जो पूरा कार्यकाल है, ये एक पूरा साल जो है इन सारे वादों को पूरा करने में हम उम्मीद करते हैं कि लगेगा। और साल अंत होने में जब नए चुनाव फिर से होने वाले होंगे, एक बार हम फिर आप तक आएंगे और पूछेंगे कि इनमें से कितने वादे पूरे हुए और कितने अधिवक्ताओं को इन सारी चीजों का फायदा मिला।